Welcome you all in lecture number 1 of the new chapter, that is mechanical properties of fluids. तो आज हम एक नया चैप्टर नंबर 2 12th स्टैंडर्ड का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि जनरली मैटर की जो स्टेट्स है, हम बेसिकली उसको तीन टाइप्स में हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कॉमनली अगर और इससे हायर लेवल पर हम इसकी स्टडी करें, इसका क्लासिफिकेशन करें, तो जनरली इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. फर्स्ट वन सॉलिड, second is liquid, third one is gas, fourth one is ionized plasma, fifth one is quark gluon plasma, sixth one is BEC, means Bose-Einstein Bose-Einstein's condensate, and the last one is fermionic condensate. तो इस तरह से अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन करें, तो मैटर की 7 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट कर सकता है. और बहुत सारे स्कॉलर्स ने और भी इसकी मजीद क्लासिफिकेशन की है, लेकिन जनरली देयर आर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर. इन सब 7 स्टेट्स में से 11th स्टैंडर्ड में हमने पहला जो स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज सॉलिड. इस सॉलिड की स्टडी हमने चैप्टर नंबर 6 में की है. चैप्टर नंबर 6 जो 11th स्टैंडर्ड का था, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की है सॉलिड की. फॉर एग्जांपल इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, फिर हमने उसमें बहुत सारे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हुक्स लॉ, इसी तरह से सॉलिड की हार्डनेस और फ्रिक्शन इन सॉलिड, फ्रिक्शन की टाइप है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज की हमने स्टडी की है सॉलिड की. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड थर्ड स्टेट ऑफ मैटर. ये जो सेकंड और थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड एंड गैस, इन दोनों स्टेट ऑफ मैटर की हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. और कंबाइनली लिक्विड प्लस गैस को फ्लूइड कहा जाता है. इन दोनों को मिलाकर जो यहाँ पर फ्लूइड दिया हुआ है, लिक्विड और गैस को मिलाकर फ्लूइड कहा जाता है. उर्दू में इसे सय्याल भी कहते हैं, सय्याल. तो इस चैप्टर का नाम उर्दू में हो जाएगा सय्याल की मैकेनिकी खुसूसियात. तो सय्याल, फ्लूइड, लिक्विड, गैस को मिलाकर हम सय्याल कहते हैं. वैसे सय्याल के अंदर प्लाज्मा भी इंक्लूड होता है, विच इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. और प्लाज्मा के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट कि प्लाज्मा यूनिवर्स की सबसे मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है. यहाँ तक कहा जाता है कि 99% ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा. तो 99% यूनिवर्स का जो हिस्सा है वो प्लाज्मा स्टेट से मिलकर बना है. अब प्लाज्मा स्टेट है क्या, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम. जैसे सॉलिड को हम जब हीट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. लिक्विड को फिर से हीट किया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू गैस. गैस को फिर से हमने हीट किया, मजीद इसको हीट किया या फिर हायर वोल्टेज इसको सप्लाई किया, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा. और प्लाज्मा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हमको हासिल होता है. क्या होता है कि गैसेस के जो न्यूट्रल पार्टिकल है, अब वो ज्यादा हीट करने की वजह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर की जो निगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं. इसीलिए प्लाज्मा को आयोनाइज्ड गैस भी कहा जाता है. इट इज अ आयोनाइज्ड गैस. प्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइज्ड गैस. प्लाज्मा
के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने दो प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए, दैट इज कलेक्टिव बिहेवियर एंड द क्वासी न्यूट्रलिटी। तो इतना डीप में हमको नहीं जाना है। एक्चुअली ये मेरा रिसर्च टॉपिक रह चुका है प्लाज्मा, इस पे एक मेरा पेपर भी पब्लिश है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर इसकी स्टडी कर सकते हैं प्लाज्मा की। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा इज आवर सन, जो सूरज होता है, सूरज ये प्लाज्मा की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इट इज आयोनाइज्ड गैस और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सूरज हमारे पास में। तो प्लाज्मा को आप समझ सकते हैं। फिलहाल हमें इन बाकी स्टेट्स के ताल्लुक से स्टडी नहीं करना है। इस चैप्टर में हम लिक्विड और गैस दोनों की कंबाइन स्टडी करेंगे और इन दोनों को मिलाकर फ्लूइड कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड। फ्लूइड है क्या? फ्लूइड व्हाट? फ्लूइड इज व्हाट? तो जो फ्लूइड होता है उसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंस दैट हैज अ प्रॉपर्टी टू फ्लो, ऐसी शय जो बहने की सलाहियत रखती है उसे हम सयाल कहते हैं, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो एनीथिंग या फिर एनी सब्सटेंस दैट हैज अ प्रॉपर्टी टू फ्लो, जिसमें बहने की सलाहियत होती है, जो बहती है, उसे हम फ्लूइड कह सकते हैं। जनरली फ्लूइड की जो एग्जांपल्स होती है, एयर फ्लूइड में काउंट होता है, इसी तरह वाटर है फ्लूइड में काउंट होता है, फ्लोर डफ वो भी फ्लूइड में काउंट होता है। और यहाँ तक कि जो मोल्टन लावा होता है, मोल्टन लावा जो बहने वाला होता है, वो भी फ्लूइड के अंदर ही काउंट होता है। एक्सेट्रा इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है फ्लूइड की। तो फ्लूइड का ही स्टडी हमको इस चैप्टर में करना है। अब फ्लूइड का स्टडी हम दो केसेस में करेंगे, एक तो फ्लूइड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा फ्लूइड इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो इसको एक्सप्लेन करने की भी दो ब्रांचेस हैं, दैट इज एक तो फ्लूइड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सो इसको कहेंगे हम द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of fluid in a state of rest is called as hydrostatics। हाइड्रोस्टैटिक्स या इल्म तबियात की ऐसी शाख जिसमें हम सयाल का मुताला हालत सुकून में करेंगे। सयाल लिक्विड या फिर गैस को हम इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट में, वो बहने वाली हालत में नहीं बल्कि स्टेट ऑफ रेस्ट में हम उसकी स्टडी करेंगे। तो ऐसी ब्रांच को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। और सेकंड वन है फ्लूइड का स्टडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन अ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स, इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स। तो दो ब्रांचेस है हमारे पास, एक हाइड्रोस्टैटिक है जिसमें हम फ्लूइड का स्टडी करेंगे इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और एक ब्रांच है हमारे पास में फिजिक्स की जिसमें हम फ्लूइड का स्टडी करेंगे इन स्टेट ऑफ मोशन, उसको हम कहेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। फ्लूइड का स्टडी मोशन में करना इट इज समवट कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है कि फ्लूइड की स्टडी हम लोग मोशन में किस तरह से करें। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को, इस मुश्किल को ओवरकम करने के लिए हम आइडियल फ्लूइड का यहाँ पे कंसेप्ट जो है तो इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हम फ्लूइड का स्टडी करेंगे तो उसे हम मान लेंगे कि ये आइडियल फ्लूइड है। और आइडियल फ्लूइड के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। आइडियल फ्लूइड हम किसे कहेंगे? ऐसा फ्लूइड जो चार प्रॉपर्टीज को, जनरली चार प्रॉपर्टीज को जो सेटिस्फाई करे उसे आइडियल फ्लूइड कहा जाएगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड हम किसे कहेंगे? फर्स्ट वन, पहली जो प्रॉपर्टी होती है आइडियल फ्लूइड की, उसने इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी जो डेंसिटी होना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, उसे हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे। जैसे आप कंप्रेसिबिलिटी को मैं अगर समझाना चाहूँ तो आपके पास में एक गैस है, उसको आपने इतने कंटेनर में रखा, ठीक है, इतने एरिया के कंटेनर में रखा, फिर उसी गैस को आपने क्या किया, एरिया उसका कम कर दिया, फॉर एग्जांपल A1 A2, और उसको उतनी ही गैस को आपने क्या किया, कंप्रेस करके, मतलब जो उसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसके वॉल्यूम को
कम करके आपने दूसरे कंटेनर में, सॉरी इसको एरिया ना लेकर वॉल्यूम लेंगे हम, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो यहाँ पे उसका जो वॉल्यूम है वो हमने कम कर दिए, वॉल्यूम कम कर दिए मतलब ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। सो D2 एंड D1, तो पता चला कि D2 इज ग्रेटर देन D1, तो डेंसिटी इसकी ज्यादा है इसकी डेंसिटी से। तो ऐसे हम इस फ्लूइड के साथ नहीं कर सकते, फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब फ्लूइड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। तो ऐसे फ्लूइड को हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड। तो फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की, इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, वो उसकी डेंसिटी को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते, वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। दूसरी जो है उसका जो फ्लो होना चाहिए, इट्स फ्लो शुड बी इररोटेशनल। इररोटेशनल मींस उसके अंदर टर्ब्यूलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर टर्ब्यूलेंस के वैसे माने लिए जाते हैं तलातुम के, मतलब फ्लो होते होते एकदम से उछाल आया फिर से फ्लो स्मूथ हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो फ्लो होना चाहिए वो स्मूथ फ्लो होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो है वो इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल मतलब उसका जो फ्लो होना चाहिए, इट्स फ्लो शुड बी स्मूथ, इसका जो फ्लो होना चाहिए वो स्मूथली उसमें फ्लो होना चाहिए, बहना चाहिए। तीसरा जो प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की, आइडियल फ्लूइड के अंदर जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी को मैं कैसे डिफाइन करूं? फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है आपके पास में और वो किसी मतलब शफाफ सतह पर आपने उसको डाला तो वो वहां पे फ्लो होता है, बहने की सलाहियत रखता है। तो लिक्विड जब फ्लो होता है तो एक्चुअली अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करें तो लिक्विड के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, L1, L2, L3, L4। तो इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर्स होती है और वो लेयर एक दूसरे पर रगड़ पैदा करते हुए आगे की तरफ फ्लो होती है, जिसमें से जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसकी फ्रिक्शन बहुत कम होती है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज लेस, यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होने की वजह से ऊपर की लेयर ज्यादा फास्ट मूव करती है बनिस्बत नीचे की लेयर के। तो यहाँ पर जो लेयर के दरमियान फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम आगे स्टडी करेंगे क्योंकि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द स्टडी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड के स्टडी के अंदर विस्कोसिटी का भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे के पोर्शन में, और सरफेस टेंशन की भी हम स्टडी करेंगे। तो जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं विस्कोसिटी या फिर लजूजियत भी इसको इसको कहते हैं, विस्कोसिटी या लजूजियत। तो जो आइडियल फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी कम से कम होना चाहिए या फिर नॉन विस्कस भी हम कह सकते हैं, इट शुड बी नॉन विस्कस। उसकी जो लजूजियत है वो बहुत कम से कम होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन इन लेयर या फिर उसके जो लेयर के दरमियान रगड़ है वो रगड़ने कम से कम होना चाहिए। तो फ्रिक्शन इन लेयर्स शुड बी लेस, वो कैसी होनी चाहिए? कम से कम। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की, दैट इज इट शुड बी, इट्स वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। तो एक स्टैटिक हम कह सकते या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में उसने फ्लो होना चाहिए। इट्स वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। तो उसकी जो रफ्तार है वो रफ्तार ने कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट। कभी रफ्तार फास्ट हो रही है फिर स्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्टेडी रफ्तार के साथ में उसने फ्लो होना चाहिए। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसकी बुनियाद पर हम उसको क्या कह सकते हैं? आइडियल फ्लूइड। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपको डिफाइन फ्लूइड, सयाल क्या होता है? तो सयाल मतलब ऐसी शय जो बहने की सलाहियत रखती है उसे सयाल कहते हैं। जनरली लिक्विड और गैस इन दोनों हालातों को मिलाकर इन्हें सयाल कहा जाता है। दूसरे ये कि मिसाली सयाल या आइडियल सयाल किसे कहते हैं? आइडियल फ्लूइड को डिफाइन करना है तो ये 4 प्रॉपर्टी जो फ्लूइड ओबे करेगा उसको हम कहेंगे इट इज अ आइडियल फ्लूइड। तो अभी हमें हाइड्रोडायनामिक्स का नहीं, पहला जो पोर्शन है इस चैप्टर का
वो हाइड्रोस्टैटिक पर डिपेंड करता है। तो हाइड्रो मतलब हालत सुकून में या इन स्टैटिक स्टेट हमें जो है तो फ्लूइड का स्टडी करना है। अब फ्लूइड में जो बहने की सलाहियत होती है वो इसलिए होती है कि फ्लूइड का जो शेयरिंग मॉडुलस है वो 0 होता है। शेयरिंग मॉडुलस मतलब इट कांट बियर अ शेयरिंग स्ट्रेस। इसमें शेयरिंग स्ट्रेस या फिर ममासी जोर बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती। अगर आप इस पे ममासी जोर लगाते हैं, जैसे एक लिक्विड की सरफेस है उस पर आपने फोर्स लगाए, आपके फिंगर से अगर आप उसको इस तरह से फोर्स लगाना चाहिए तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है और वो डिफॉर्मेशन उसके अंदर बाकी रहता है, मतलब वो अपनी हालत को मखसूस नहीं रख सकती है फ्लूइड। इसी तरह से सॉलिड पर अगर आप शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हो तो सॉलिड के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो शेयरिंग स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है और अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स या बहाली कुव्वत पैदा करके वापस से अपनी हालत को रिगेन भी कर सकता है। तो शेयरिंग मॉडुलस इसका कम से कम होने की वजह से इसमें बहने की सलाहियत होती है। फ्लूइड को जिस भी बर्तन में आप रख देंगे वो उसी बर्तन की शेप को इख्तियार कर लेता है और कंटिन्यूअसली जब फ्लूइड बहता है तो जितनी भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होंगी उन एक्सटर्नल फोर्स का असर उस पर कंटिन्यूअसली होते रहता है और उसके अंदर डिफॉर्मेशंस पैदा होते रहते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड की एक खास बात है कि जिस भी कंटेनर में फ्लूइड को हम रखेंगे उस कंटेनर के वॉल पर या फिर उसके बेस पर, उसके बॉटम पर फ्लूइड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे किसी कंटेनर की अगर वॉल ले ले हम, अगर इस कंटेनर में यहाँ पे फ्लूइड रखा हुआ है इस तरह से, इसमें फ्लूइड है, सयाल है, लिक्विड या गैस भी आप बोल सकते हैं इसको कंबाइनली। तो इसकी जो दीवार है यहाँ पर, यहाँ पे ये फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर फोर्स लगाता है और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। सो F अपॉन A, एक प्रेशर यहाँ पे, और दूसरा जो प्रेशर एक्सर्ट करता है फ्लूइड वो बॉटम पर भी एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पर इस तरह से फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे भी एक प्रेशर इस पे जनरेट होता है। तो ये प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड क्या होता है वो प्रेशर का अभी हम स्टडी करेंगे। तो प्रेशर या फिर हम जिसे कहेंगे दबाव, प्रेशर इकाई रकबे पर सयाल के जरिए अमल करने वाली कुव्वत को दबाव कहते हैं, या फिर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। तो इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुव्वत को मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। और प्रेशर का एरिया के साथ में हमको रिलेशन पता है कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों भी एक दूसरे के माकूस तनासुब में है। मतलब यहाँ पे अगर एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर खुद ब खुद डिक्रीज होता है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम कि एक फोर्स है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन है। अगर ये फोर्स दो एरिया पर एक्सर्ट हो रही है, एक एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा एरिया है थोड़ा उससे बड़ा 1 मीटर स्क्वायर, दोनों पर ये फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो कहाँ पे प्रेशर जो है ज्यादा डेवलप होगा वो हमको देखना है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है F अपॉन ए, अगर हम यहाँ पर प्रेशर काउंट करते हैं F जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे एक्सर्ट हो रहा है, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स दोनों भी जगह सेम अप्लाई कर रहे हैं हम 10 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया, ये जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया लेंगे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है क्योंकि ऐसा यूनिट जो एरिया की होती है मीटर स्क्वायर होती है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻²² मीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा इसका स्क्वायर, 10 स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ये सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए 10⁻⁻² बिकॉज मीटर इज अ बिगर यूनिट और सेंटीमीटर उसकी स्मॉलर यूनिट है। तो स्मॉलर यूनिट से जब भी बिगर यूनिट में कन्वर्शन होता है तो पावर माइनस में होती है, तो यहाँ पर पावर हो जाएंगी माइनस में
10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये -4 ऊपर अगर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, सो 10⁻1 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁻1 और 4 बेसेस एक जैसे है तो कुव्वतों की जमा होंगी, मतलब 10�5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया पे प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है इट इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरा एरिया है हमारे पास में 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम तो सिंपल है, सेकंड जो प्रेशर है, फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, जितनी फोर्स यहाँ अप्लाई की थी उतनी ही फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई करना है 10 न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है यूनिट को कन्वर्ट करने की, बिकॉज ऑलरेडी इट इज गिवन इन एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में है, मीन्स 10/1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने प्रेशर जो निकाला वो है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कंपैरिजन करें तो 10⁵ ये बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पता चला कि एरिया अगर छोटा हो तो उस पर प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो ज्यादा होता है, एरिया अगर बड़ा हो तो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो कम होता है। इसीलिए जो कटिंग टूल्स होते हैं, नाइफ है, सीजर है, तो इनके जो एरिया है बहुत शार्प होते हैं, बहुत कम एरिया होते हैं। कम एरिया इसलिए ताकि जब हम उन पे फोर्स लगाए तो प्रेशर ज्यादा से ज्यादा एक्सर्ट हो और आसानी से चीजें कट हो जाए। इसी तरह से जो नेल्स वगैरह होते हैं, कील जिसको कहते हैं, कील को फर्नीचर की लकड़ी में आसानी से इंसर्ट करने के लिए उसके जो एजेस बनाए जाते हैं वो नोकीले बनाए जाते हैं, मतलब उसका जो एरिया है वो कम से कम किया जाता है ताकि वो आसानी से उस वुड के अंदर इंसर्ट हो जाए। बिकॉज एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा ही एक्सर्ट होगा। तो एरिया और प्रेशर ये दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आगे भी हमको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। सो एरिया और प्रेशर ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इसके बाद में एक लिक्विड को हम एक बीकर में लेंगे और उसके अंदर जो लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस लिक्विड में, वो प्रेशर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कॉलम। और प्रेशर की जो यूनिट है मैंने आपको बताया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसी तरह से इसको मेजर करने के लिए बार या फिर टॉर की भी यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पास्कल भी इसका एक यूनिट होती है, प्रेशर को पास्कल में भी गिनते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है, और 1 बार या 1 टॉर इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पे, और 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल भी होता है। तो बहुत सारे यूनिट्स है प्रेशर को काउंट करने के लिए। और उसका जो अगर डायमेंशंस आपको निकालना है, डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हैं F/A के। F के डायमेंशन सबको पता है, L1 M1 T-2 फोर्स के, और एरिया के डायमेंशंस L2, L2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 M1 T-2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर के डायमेंशंस है, L-1 M1 और T-2। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक लिक्विड कॉलम के जरिए एक्सर्ट होने वाला प्रेशर। तो साइड हेडिंग रहेंगी हमारी प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। माए के सुतून के जरिए पैदा होने वाला दबाव। क्वेश्चन इस पर इस तरह से बन सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, या फिर माए के सुतून के जरिए पैदा होने वाले दबाव का फिक्रा अखज़ कीजिए। तो शुरुआत करते हैं, एक बीकर लेंगे हम, टेक अ बीकर, बीकर के अंदर फ्लूइड है, और इस फ्लूइड में आपको क्या कंसिडर करना है, एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। इमेजिन अ
सिलेंडर जिसका एरिया ए है और जिसकी हाइट h है। तो सपोज देयर इज अ बीकर और बीकर में फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, और लिक्विड के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर आपने इमेजिन किया जिसका एरिया ए और जिसकी हाइट h है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन अ इमेजिनरी सिलेंडर, वो प्रेशर को हम लिख सकते हैं, प्रेशर ऑन अ इमेजिनरी सिलेंडर इज इक्वल्स टू F अपॉन ए। अब जो फोर्स एक्सर्ट होंगी, जो लिक्विड इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर मौजूद होगा, उस लिक्विड का सपोज हम ये सपोज करेंगे उसके अंदर जो उसका लिक्विड है उसका मास m है, और इस तरह से जो उसका वेट हो जाएगा, फोर्स ma लेते हैं हम, और a की जगह पर हम यहाँ लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो F इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा m इंटू जी, और उसका जो एरिया है वो एरिया भी हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। सो F इज इक्वल्स टू यहाँ पे mg हम पुट अप करेंगे बिकॉज उसके अंदर मास m और उस पे जो जमीन की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो g है। तो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू mg, यहाँ पे रख देंगे mg अपॉन a। अब एक फॉर्मूला पता है हमको कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, या जिसे हम कसाफत कहते हैं, कसाफत बराबर होती है कमियत बटे हजम। तो यहाँ पे कमियत हम फर्ज करेंगे कि लिक्विड की जो मास है वो m है, उसका जो वॉल्यूम है वो v है, और उसकी जो डेंसिटी है रो है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू m अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एरिया, और हाइट उसकी h दी हुई है, तो वॉल्यूम को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, m अपॉन v इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम। इस पे से m की वैल्यू क्या निकलेंगे हमारे पास, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू रो ए एच। सो m इज इक्वल्स टू रो ए एच। ये वाली वैल्यू फॉर सपोज करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 बिकम्स P1 इंप्लाइज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 में m की जगह पर हम क्या पुट अप करेंगे, रो ए एच। तो m इज इक्वल्स टू रो ए एच, g की जगह g एज इट इज, और डिनोमिनेटर में हम आपके पास में a। सो a से a कैंसल हो जाएगा और आपके पास में बचेगा p इज इक्वल्स टू h रो g। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम के जरिए ये प्रेशर के एक्सप्रेशन को जाहिर करता है। एक लिक्विड कॉलम इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये जो एक्सप्रेशन है ये लिक्विड के लिए भी ट्रू है, इसी तरह से गैस के लिए भी ये एक्सप्रेशन ट्रू है। और अगर आप इस पे गौर करेंगे तो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम है ये टोटली इंडिपेंडेंट है जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने लिया था यहाँ पे उसके एरिया से। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन ए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन ए। ये ए पर मुनहसिर नहीं है, प्रेशर जो होता है वो ए पर मुनहसिर नहीं होता। इसी तरह इट इज इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप और साइज पर भी ये जो प्रेशर है ये डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट। और ये जो एक्सप्रेशन है ये लिक्विड के लिए भी ट्रू है और साथ ही साथ गैस के लिए भी। गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, गैस का जो कॉलम प्रेशर एक्सर्ट करता है इन अ कंटेनर, वो भी इक्वल्स टू होता है एच रो जी। अब इसके बाद हमें 3 टाइप के प्रेशर की स्टडी करना है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकंड वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर, और थर्ड वन इज गेज प्रेशर। तो आइए इन तीनों प्रेशर की स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिजाई दबाव भी कहते हैं, फिजाई दबाव या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके नाम से ही जाहिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर के जरिए
पैदा होने वाला प्रेशर। एक्चुअली जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स एयर। तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये फ्लूइड या फिर एयर से मिलकर बना है, और एयर का बहुत बड़ा सुतून, बहुत बड़ा जो कॉलम है वो उसका वेट नीचे की तरफ जो है अमल करता है, इट एक्सर्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसके वेट की वजह से कुछ फोर्स है, फोर्स प्रोड्यूस होती है वेट की वजह से, और वो जो फोर्स है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन सम पॉइंट। और किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के किसी भी पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम ट्रैवल करें तो एक सुतून हमें एयर का दिखाई देगा। जैसे हमारे हेड के ऊपर भी एक सुतून तैयार होता है, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वहाँ तक एक सुतून होता है एयर का, जिसका प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट होता है, और उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। किसी पॉइंट पर से ये शुरू होता है कहाँ तक, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ या फिर सी लेवल पर। सी लेवल पर जनरली सी लेवल पर इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है, और इस मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का जो कॉलम का वेट है वो वेट कम होगा, मतलब फोर्स कम होगी, मतलब प्रेशर जो है ग्रेजुअली ऊपर की तरफ डिक्रीज होते जाता है। और सबसे ज्यादा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ होता है। और अर्थ के ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती है, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसी तरह से एज द हाइट इंक्रीजेस, उसके उसकी जो डेंसिटी है एयर कॉलम की डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस, उसकी जो डेंसिटी है डिक्रीज होती है, बिकॉज हाइट एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन दिस केस। तो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होंगी उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज होंगी, और एक ऐसा सर्टन पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कोई डेंसिटी नहीं होती, डेंसिटी बिकम्स निग्लिजिबल, और वी मेक व्हाट वी कैन से इट बिकम्स अ जीरो। तो वहां पर क्या हो सकता है, वो जीरो हो जाती है। और नियर अबाउट ऑब्जर्वेशन में ऐसा आता है कि 8 किलोमीटर के फासले पर फ्रॉम द सी लेवल से 8 किलोमीटर्स अबव तक डेंसिटी बाकी रहती है, और उसके ऊपर डेंसिटी जीरो हो जाती है। तो जो सी लेवल से फासला लिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गिनने के लिए वो तकरीबन लिया जाता है 8 किलोमीटर्स। और 8 किलोमीटर के बाद में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब जो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो लेस हो जाते हैं डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जहां पे डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम उस जगह को वैक्यूम कहते हैं। मतलब वैक्यूम, वैसे जनरली परफेक्ट वैक्यूम उस जगह को कहते हैं जहां पे कोई भी मैटर का पार्टिकल ना हो, या फिर जनरली हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर के पार्टिकल की डेंसिटी से कम हो जाए, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो ये था सम इंट्रोडक्शन या सम एक्सप्लेनेशन अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ अ एयर कॉलम एक्सर्टेड ऑन अ पॉइंट, एक्सर्टेड ऑन अ पॉइंट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एयर का कॉलम होता है, बहुत एयर का कॉलम की वजह से एक प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है, उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसी तरह से उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, और एक डिस्टेंस आता है 8 किलोमीटर का जहाँ पे उसकी डेंसिटी निग्लिजिबल या फिर इक्वल टू जीरो हो जाती है। इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर गेज प्रेशर की। एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर किसे कहा जाता है उसकी स्टडी करते हैं। Our next point is
एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, मुतलक दबाव, और गेज दबाव किसे कहते हैं वो अभी हमें स्टडी करना है। इसके लिए हम क्या फर्ज करेंगे, फिर से एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर एक लिक्विड लेंगे, लिक्विड में फिर से फर्ज करेंगे कि एक सिलेंडर है जिसका एरिया ए और हाइट लेंगे हम इक्वल टू एच। एक सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है बिकॉज ऑफ लिक्विड कॉलम प्रेजेंट अबव इट। इस सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से, एक लिक्विड कॉलम की वजह से वो लिक्विड कॉलम की फोर्स एक्सर्ट होती है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से जो सिलेंडर के नीचे एक लिक्विड मौजूद है उसकी वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होती है यहाँ पर, जिसे हम F2 से जाहिर करेंगे। F2 इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड प्रेजेंट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और F1 उस सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से एक्सर्ट होने वाली फोर्स है यहाँ पर। यहाँ पर प्रेशर जो लेंगे हम P1 फर्ज करेंगे, और यहाँ पे एक्सर्ट होने वाला प्रेशर P2 है। फर्ज करेंगे यहाँ पर ये पॉइंट x1 है और ये वाला दूसरा पॉइंट x2 है, जहाँ पे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू h है, जो इक्वल टू है हाइट ऑफ द सिलेंडर। जहाँ पे x1 माइनस x2 इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे कि x1 की वैल्यू ग्रेटर है x2 से, मतलब नीचे से हाइट इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ, तो देयरफॉर हाइट जो ले रहे हैं हम x1 यहाँ पे ग्रेटर है एज कंपेयर टू x2। दूसरा ये कि इसके अंदर जो लिक्विड, इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड मौजूद होगा उस लिक्विड का जो वेट है वो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो F1 और उस लिक्विड का वेट mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और F2 अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको बैलेंस करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमें क्या मिलता है, F2 इज इक्वल टू, ये दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है तो F1 प्लस mg। इसी तरह से हमको मालूम है कि फोर्स जो प्रेशर जो होता है इट इज इक्वल टू F अपॉन A। तो देयरफॉर P1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, F1 अपॉन A। एरिया तो कांस्टेंट है, इसके लिए हम इसको ये लेते हैं, तो देयरफॉर F1 इज इक्वल टू P1A हो जाएगा। इसी तरह से F2 क्या हो जाएगा हमारे पास, P2A। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, F1 इक्वल टू P1A और F2 इक्वल टू P2A। यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने पर क्या मिलेगा, P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg। फिर से मास, तो मास के लिए हम फिर से डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम है तो इस पे से मास की वैल्यू क्या हो जाएंगी, रो इंटू वी। और वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो एरिया इंटू हाइट, और हाइट किसके इक्वल है यहाँ पर, h x1 माइनस x2 के इक्वल है, x1 माइनस x2 के इक्वल है। तो ये मास की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दो। तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यू हम रख दे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स P2A इज इक्वल टू P1A प्लस m की जगह पे रखना है हमें रो A x1 माइनस x2, और ये g एज इट इज। तो यहाँ पे हर जगह हर टर्म में a कांस्टेंट है, a कॉमन है, तो a को कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 प्लस रो x1 माइनस x2 g। तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमको मिलेगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ये g और रो को मैं एक साथ लिखता हूँ, रो g इंटू x1 माइनस x2। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसका यूज हम प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसका यूज हम प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। प्रेशर को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं,
लिक्विड के अंदर डेप्थ में भी मेजर कर सकते हैं और लिक्विड से कुछ हाइट पर भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एच डेप्थ में हम इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम डेप्थ में मेजर करेंगे कि लिक्विड जो सरफेस होती है उस ऊपरी सरफेस से एच गहराई में कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो प्रेशर को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का जो ऊपरी फेस है वो सरफेस पर मौजूद है। तो एक फिर से कंटेनर लेंगे हम, और कंटेनर में सिलेंडर को आप कहाँ पे लेना है, सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा लेना है हमको लिक्विड सरफेस पे, इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पर आप हम सबको पता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ऊपर का जो प्रेशर हमने लिया था वो लिया था इक्वल्स टू P1। तो यहाँ पे P1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, P1 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से x1 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे, क्योंकि हाइट ऊपर से शुरुआत करेंगे 0, और नीचे जो हाइट है वो लेंगे हम x2 इक्वल्स टू -h। नीचे की तरफ हाइट है, इसके लिए इसको हम लेंगे -h, और x1 की वैल्यू को यहाँ पे लेंगे 0। इसी तरह से P1 इक्वल्स टू P0, और जो h गहराई पर हमें प्रेशर मालूम करना है दैट इज P2, तो वो प्रेशर हो जाएगा हमारे लिए इक्वल टू P। तो P1 इक्वल्स टू P0 और P2 इक्वल्स टू P, ये सारी वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में अगर ये वैल्यूज हम रख दे तो हमें क्या मिलेगा, P2 की जगह क्या रखना है हमें, P इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस रो, और यहाँ पे G, x1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 माइनस x2 की वैल्यू -h, तो माइनस का h, सो दिस इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो G, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू रो जी एच या h रो जी भी मैं इसको लिख सकता हूँ, h रो जी। सो दिस इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट प्रेशर, जहाँ पे जो P है ये एब्सोल्यूट प्रेशर को जाहिर करता है जो h गहराई में मौजूद है। तो दिस रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट प्रेशर, और एब्सोल्यूट प्रेशर पे अगर आप गौर करें तो ये दो चीजों का सम है, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरी वैल्यू है h रो जी, h रो जी। तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट प्रेशर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इट इज अ सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो जी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। सो मुतलक दबाव ये दो चीजों का मजमुआ होता है, पहले फिजाई दबाव प्लस h रो जी। तो यहाँ पे जो P है इट रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड इट इज sum of atmospheric pressure plus rho h rho g, h rho g, so it is a sum of atmospheric pressure and h rho g। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। अब गेज प्रेशर क्या होता है, तो सिंपल है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर ये एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस कर दे तो हासिल होने वाला जो दबाव है उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो P0 को अगर मैं इधर लेकर आता हूँ, P माइनस P0 इक्वल्स टू H रो G मुझे मिलेगा, एंड इट इज इक्वल्स टू गेज प्रेशर, इट इज इक्वल्स टू गेज प्रेशर। तो यहाँ पे दोनों प्रेशर हमने डिफाइन कर दिए, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द गेज प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। मुतलक दबाव और फिजाई दबाव के फर्क को गेज दबाव या गेज प्रेशर भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रेशर हमने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन एक चीज बच गई अभी भी कि पहला जो हमने डेप्थ के हिसाब से डेप्थ पर एक्सर्ट होने वाला प्रेशर हमने निकाल लिए, लेकिन अब उसके ऊपर मतलब विद रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड लिक्विड सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर अमल करने वाला दबाव भी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो उसके लिए फिर से हमको एक कंटेनर फर्ज करना पड़ेगा, और फर्ज करेंगे कि अब जो सिलेंडर है वो उसका जो x1 फेज है वो d डिस्टेंस पर है, यहाँ से d
और x2 की हाइट अब हम यहाँ पे ले लेंगे 0 क्योंकि वो लिक्विड सरफेस पर मौजूद है, और यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर की तरफ है तो प्लस लेंगे, और यहाँ नीचे की तरफ था तो हमने उसको माइनस लिया था। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन टू x1 इक्वल्स टू d, x2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो P2 हमने प्रेशर लिया था वो P2 प्रेशर जब पहले P1 था, अब P1 की जगह यहाँ पे P2 आया, तो P1 की जगह हमने यहाँ पे लिए थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अब P2 की जगह लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इस लिक्विड सरफेस पे फिजाई दबाव ही अमल करता है, तो P2 इक्वल्स टू P0। और यहाँ पे जो प्रेशर है P1, वो प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है, तो उसको इक्वल टू P लेंगे। तो पहले P2 इक्वल्स टू P लिए थे, अभी P1 इक्वल्स टू P लेंगे, क्योंकि पहले हमें P2 कैलकुलेट करना था, इसके लिए P लिए। अभी हमें P1 कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस D, तो इसके लिए हमने इसको P लिए। और अब डेंसिटी ऊपर लिक्विड की नहीं है, ये यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ऊपर अब लिक्विड नहीं है, ऊपर अब एयर है, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड की जगह जो हमने रो इस्तेमाल करे थे, अब आपको रो एयर लेना पड़ेगा। सो रो इज इक्वल्स टू रो एयर। ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दे आप इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज P2 की जगह आपको लेना है P0 इज इक्वल्स टू P1 की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है P प्लस रो की जगह आप ले लेंगे रो एयर, और G एज इट इज, x1 इक्वल्स टू आपके पास में D और x2 है 0। सो दिस इक्वेशन बिकम्स P0 इक्वल्स टू P प्लस, ये D को मैं इधर लिख लेता हूँ H की तरह, D रो एयर इंटू G। अब P हमको निकालना है, तो देयरफॉर P इक्वल्स टू P0, ये D रो G को मैं इधर भेजता तो माइनस हो जाएगा, माइनस D रो एयर इंटू G। सो ये वो फिक्रा है जो D डिस्टेंस पर लिक्विड सरफेस के ऊपर D फासले पर अमल करने वाले प्रेशर को जाहिर करता है। तो एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है कि एच गहराई पर प्रेशर निकालिए, तो आप इस इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन के जरिए एच गहराई पर प्रेशर निकालते हैं, विच इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी। और दूसरे लिक्विड सरफेस, लिक्विड माये की सतह के ऊपर D फासले पर अगर आपको प्रेशर निकालना है, तो ये वाले सब्स्टिट्यूशन के जरिए आप प्रेशर निकाल सकते हैं, P इक्वल टू P0 माइनस D इंटू रो एयर इंटू G। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।